When Breath Becomes Air by Paul Kalanithi। अध्याय 1, साहित्य और न्यूरोसाइंस। पूरे जीवन में लेखक ने इन दो पैशंस को जिया। क्या सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने प्लान किया था? शायद आप कुछ और पढ़ना चाहते थे और कुछ और ही पढ़ना पड़ रहा है। केवल एक चॉइस आपकी जीवन दिशा बदल सकती है। हो सकता है आप अभी हाई स्कूल में हो और आपको लगता है कि आपका करियर काफी सरल रहेगा। हम सभी को पता है कि जीवन कभी भी कोई भी मोड़ ले सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी न हो। पॉल कलानिथी का जीवन भी अपवाद नहीं है। न्यूरोसर्जरी के उनके करियर ने उन्हें और भी ज्यादा योग्य बना दिया, जहां एक छोटा सा निर्णय भी जीने मरने का सवाल बन जाता है। साथ ही आप उनका टर्मिनल कैंसर पर डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे। अपनी किशोरावस्था में पॉल कलानिथी ऑरवेल, कैमुस, सार्त्रे, पोई व थॉरो जैसे लेखकों से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने कॉलेज में लिटरेचर पढ़ने का मन बनाया, लेकिन इससे पहले जो गर्मी की छुट्टियां आईं, तभी उन्होंने ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में जाना और मामला उलट गया। जब कलानिथी स्टैनफोर्ड कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें जेरेमी लेविन की एक किताब दी, जिसका नाम था सेटन, हिज साइकोथेरेपी एंड क्योर बाय अनफॉर्चुनेट डॉक्टर कास्लर, JSPS। उन्हें लेविन का ये विचार बहुत पसंद आया कि ब्रेन सिर्फ ऑर्गेनिक मशीन है जो आदमी के दिमाग का अस्तित्व कायम रखता है। कलानिथी ने बायोलॉजी व न्यूरोसाइंस में एडमिशन ले लिया। अपने पूरे कॉलेज करियर में कलानिथी ऐसे ही बड़े सवालों के जवाब ढूंढते रहे कि जीवन का अर्थ क्या है। उन्होंने साहित्य और न्यूरोसाइंस दोनों में जवाब तलाशा। उन्हें फिक्शन पढ़ना पसंद था। साहित्य को वो इंसानी दिमाग का एक्सप्रेशन मानते थे। अब ये कोई आसान कॉन्सेप्ट तो था नहीं। उन्होंने T.S. एलियट की वेस्टलैंड पढ़ी, जिसमें ये सिद्धांत उभारा गया है कि इंसानी जिंदगी का सही अर्थ रिश्तों में ही है। हालांकि इस साहित्य से उन्हें सभी सवालों के जवाब तो मिलने वाले थे नहीं, इसलिए उन्होंने न्यूरोसाइंस की पढ़ाई भी चालू रखी। ब्रेन माइंड को स्थिर रखता है और रिश्ते मेंटेन रखने की योग्यता ब्रेन से ही आती है। जब वो किसी के घर जाते और वहाँ किसी ब्रेन इंजरी के पेशेंट को देखते जो कि पूरी तरह से रिश्तों को मेंटेन नहीं रख पाते, इससे उनका विश्वास इस सिद्धांत पर गहरा होता गया। न्यूरोसाइंस ने उन्हें ब्रेन के नियमों को समझने का मार्ग दिया। अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन क्या केवल इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वो जिंदगी और मौत के सही अर्थ को समझ पाते? अध्याय 2, मेडिकल स्कूल ने कलानिथी को जिंदगी और मौत का सही अर्थ समझाया। महीनों तक गहन विचार करने के बाद कलानिथी को येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में आशा की एक किरण नजर आई। वहाँ एक एनाटॉमी लैब में उन्होंने खुद को जिंदगी और मौत की सच्चाई के करीब पाया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें कई घंटे डेड बॉडीज की स्टडीज करनी होती थी। उनकी स्किन को छीलना, टिश्यू को फाड़ना और बोन्स को देखना। सभी मेडिकल स्टूडेंट्स उन मुर्दा शरीरों का चेहरा ढके हुए रखते थे और उनका नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन कलानिथी भूल नहीं पाते थे कि वे इंसान थे। एक दिन एक मृत शरीर का पेट खोलने पर उन्हें वहाँ कुछ दवाई की गोलियां मिली। उन्हें लगा कि यही होता है मरने में भी जीवन की आशा। कलानिथी का जीने मरने का अनुभव इस लैब से बाहर भी बहुत कुछ था। एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते वो रोजाना इन शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स को महसूस करते थे। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि लेबर रूम और डिलीवरी वार्ड में उन्हें क्या महसूस होता था। उन्हें जब पहली बार किसी बच्चे को जन्म लेते हुए देखना था तो उन्हें वहाँ मौत देखनी पड़ी। जब पहली बार वो एक डिलीवरी वार्ड में थे, तभी उन्हें ये सब देखना पड़ा था। उन्हें कहा गया कि एक औरत डिलीवरी के लिए आ रही है जिसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। वो 23.5 हफ्तों की ही प्रेग्नेंट थी कि उसे समय से पहले ही पेन होने लगा। डॉक्टर्स ने उसके बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने सिजेरियन करने का फैसला लिया। कलानिथी ने पहली बार उन नवजात बच्चों को गर्भ से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन उन बच्चों के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वे जी नहीं पाए। कलानिथी ने यहाँ एक पल जीवन और अगले पल मौत की झलक देखी। एक रेजिडेंट के रूप में कलानिथी को मौत को और करीब से देखने का मौका मिला। मेडिकल स्कूल के चौथे साल में कलानिथी ने न्यूरोसर्जरी में स्पेशल डिग्री लेने का फैसला कर लिया। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं है, लेकिन उनका बहुत दिल हो रहा था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड में रेजिडेंट के रूप में रहना शुरू किया, जहां उन्हें अगले 7 सालों तक रहना था। जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें कितनी ज़्यादा दबाव वाली स्थितियों में काम करना है। एक दिन उनके पास मैथ्यू नाम का एक लड़का आया जिसके सिर में दर्द था।
परीक्षण से पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। कलानिधि को तय करना था कि उसका इलाज कैसे करना है। ट्यूमर को हटाने पर हो सकता था कि मैथ्यू वापस अपने बचपन में चला जाए, क्योंकि ये ट्यूमर हाइपोथैलेमस में स्थित था। ब्रेन का ये हिस्सा भूख और नींद जैसी बेसिक बातों का होता है। यहाँ कोई गलती होने पर परिणाम भयंकर हो सकते हैं। निर्णय लेना आसान नहीं था। कलानिधि ने ट्यूमर हटाने के लिए ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। रेसिडेंसी के पहले ही साल में कलानिधि ने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा। उसमें उनके खुद के पेशेंट्स भी थे। उन्होंने हेड ट्रॉमा, गन शॉट से हुए घाव, लड़ाई, ट्रैफिक एक्सीडेंट से लोगों को मरते हुए देखा। एक शराबी के शरीर में खून का थक्का न बनने की वजह से ज़्यादा खून बहने से उसे मरते हुए देखा। यहाँ तक कि उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को मरते देखा जो बीमारी पहचानने में एक्सपर्ट थी, पर फेफड़ों के इन्फेक्शन से मर गई। जहाँ उसने सालों तक काम किया था, वहीं उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। अब सोचिए, जब पहला साल इतना चैलेंजिंग रहा तो आगामी 5 साल भी आसान तो नहीं हो सकते ना। अध्याय 3। बढ़ती जिम्मेदारियों और थकान के बीच कलानिधि को महसूस हुआ कि वो अपने काम का एक खास पहलू नकार रहे हैं। अपने दूसरे साल में उन्हें इमरजेंसी के लिए नियुक्त किया गया। इसका मतलब था कि ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले उन्हें ही बुलाया जाएगा। ये जिम्मेदारी उनकी योग्यता से कहीं ज़्यादा थी। अब ये पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बचाना है। एक दिन ब्रेन ट्रॉमा से पीड़ित एक पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में लाया गया। टीम ने उसे बचा लिया, लेकिन उसने हमेशा के लिए बोलने और अपने हाथ से खाने की शक्ति को खो दिया। कुछ भी नहीं हो सकता था। उसे अपनी बाकी ज़िंदगी इसी तरह बितानी थी। इसलिए जब ऐसे पेशेंट्स की पल्स चलती रहती थी तो कलानिधि दुविधा में होते थे कि क्या उसकी ज़िंदगी बचाना सही होगा। कई घंटे लगातार काम करने के बाद कलानिधि खुद से सवाल पूछते कि क्या पेशेंट्स के साथ मानवीय व्यवहार किया जा रहा है। एक हफ्ते में 100 घंटे काम करना और आगे बढ़ने का प्रेशर उन्हें बहुत ही थका रहा था। उन्हें सिरदर्द रहने लगा। वे रात को एनर्जी ड्रिंक लेते। रात को घर जाने से पहले कार में ही एक झपकी ले लेते थे। ऐसी अपसेट हालत में वे अपने पेशेंट्स को देखते। उनकी एक महिला पेशेंट थी जिसे अपने ब्रेन कैंसर का पता चला था। कलानिधि ने फोकस किए बिना जल्दी जल्दी उसकी बातें सिर्फ सुन लीं। उसके डर पर ध्यान दिए बिना उन्होंने उससे कहा कि उसे सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे मेडिकल प्रोफेशन में इसलिए आए थे ताकि वे लोगों के कनेक्शन से जीवन का सही अर्थ समझ पाएं। उन्हें पेशेंट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप का सम्मान करना ही होगा। रेजिडेंसी के चौथे साल में कलानिधि को अपने फील्ड से बाहर की ट्रेनिंग का अवसर मिला। वे स्टैनफोर्ड की एक न्यूरोसाइंस लैब में काम करने लगे, जहां उन्हें न्यूरोसाइंटिस्ट बनने की स्टडी करनी थी। न्यूरोसाइंटिस्ट वो एक्सपर्ट होता है जो नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स की एनाटॉमी व बायोकेमिस्ट्री और उनके नेटवर्क की स्टडी करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक इंसान का एक ही साथ न्यूरोसर्जन और न्यूरोसाइंटिस्ट होना कितना मुश्किल लेकिन सम्मानजनक होता है। कलानिधि ने एक और साहसिक निर्णय लिया। जहां कई न्यूरोसाइंटिस्ट लैब में ऐसी तकनीकों का अध्ययन करते थे जो उनकी मददगार होगी, कलानिधि उनसे उलट विषयों की स्टडी करते थे। ये तकनीक कुछ ऐसी थी जिसमें लकवाग्रस्त व्यक्ति कंप्यूटर या रोबोटिक लेग चला सके। उन्हें न्यूरोमॉड्यूलेशन में रुचि थी, जिसमें रोबोटिक लिम्स द्वारा माइंड को सिग्नल भेजे जाते हैं। अगर ये रिसर्च सफल हो जाए तो टेक्नीशियन कृत्रिम लिम्स बना सकते हैं जो पेशेंट के ब्रेन को अपनी आसपास की चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पाँव नहीं है और ब्रेन भी ट्रॉमा की वजह से ज़्यादा काम नहीं करता। वो व्यक्ति किसी उबड़ खाबड़ जगह पर चल रहा है तो उसका कृत्रिम अंग उसे फीडबैक दे कि उसे कैसे और किस ओर चलना है। इस काम पर शोध करने के अलावा कलानिधि लैब में नहीं रुकते थे। 2 साल बाद वे हॉस्पिटल में चीफ रेजिडेंट के रूप में लौटे। न्यूरोसर्जन बनने की ट्रेनिंग के दौरान उनसे उम्मीद की गई कि वे काफ़ी चुस्त और होशियार रहें, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि टेक्निकल स्किल बेहद ज़रूरी है। पेशेंट्स और उनके परिवार को सहारा देने के लिए केवल दुआओं से कुछ नहीं होता, योग्यता होना भी ज़रूरी है। कलानिधि को पता चला कि जिस लड़के मैथ्यू की उन्होंने सालों पहले सफल सर्जरी की थी, वो अभी बहुत बुरी हालत में है। वो काफ़ी हिंसक और उत्तेजक हो गया है। उस पर हमेशा नज़र रखनी पड़ती है। कलानिधि ने ट्यूमर हटाते समय गलती से उसके ब्रेन के एक पीस को नुकसान पहुंचा दिया था। अध्याय 4। रेसिडेंसी पूरी करने से पहले कलानिधि को एक कड़वा सच पता चला। हालांकि कलानिधि ने गलतियां की, लेकिन उन्हें ठीक किया और सीखा भी। ज़बरदस्त दबाव में भी उन्होंने कठिन मेहनत की। उनकी रेजिडेंसी पूरी होने वाली थी
उन्होंने सभी बाधाओं को पार करते हुए सभी कामों को पूरा किया। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। सभी सीनियर डॉक्टर्स उन्होंने जिनके साथ काम किया उनका सम्मान करते थे। स्टैनफोर्ड में उनके टैलेंट का पूरा सम्मान हुआ। उन्होंने उन्हें वहीं पर न्यूरोसर्जन न्यूरोसाइंटिस्ट के रूप में काम करने का ऑफर दिया। साथ ही वो न्यूरोमॉड्यूलेशन पर भी फोकस कर सकते थे। लेकिन जब उनकी रेजिडेंसी में 15 महीने बचे थे तब उनके भाग्य ने फिर करवट ली। लगातार 6 महीनों से उनका वजन कम हो रहा था। उन्हें कमर में ऐसा तेज दर्द होता था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर के पास जाने पर उनका एक्सरे हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा काम की थकान की वजह से हुआ है। कलानिधि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो लौट आए। वो अपनी रेसिडेंसी पूरी करना चाहते थे जिसके लिए अब तक इतनी कड़ी मेहनत की थी। इस बार उन्हें चेस्ट में दर्द हुआ। वजन लगातार कम होते जा रहा था। 145 पाउंड्स वजन कम हो चुका था और कफ की भी समस्या थी। उन्हें ये सभी कैंसर के संकेत लग रहे थे। इस बार डॉक्टर ने चेस्ट का स्कैन किया और वो ब्लर था। वो तुरंत इसका मतलब समझ गए। उनके लंग्स में बहुत से ट्यूमर्स थे। उनकी स्पाइन और लीवर का शेप बिगड़ गया था। कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। केस काफ़ी बिगड़ गया था। अगर आपको पता चले कि आपकी मौत बहुत नज़दीक है तो आप अपने बचे हुए दिन कैसे गुजारना चाहेंगे? ये बेहद मुश्किल सवाल था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे अपने जीवन और करियर के साथ कैसे आगे बढ़ें। वे अपनी डॉक्टर एमा के काफ़ी क्लोज थे। उन्होंने कहा कि उनके पास कितना समय बाकी है वे नहीं जानते और काफ़ी परेशान हैं। अगर वे 10 साल जिए तो वे न्यूरो सर्जरी जारी रखेंगे और अगर उनके पास सिर्फ 1-2 साल ही हैं तो वे लिखना पसंद करेंगे। उन्हें लेखन व साहित्य दोनों पसंद थे। एमा ने उन्हें सलाह दी कि वे सही चीज़ों पर फोकस करें। वे बहुत भ्रम में थे कि एक पेशेंट होने के साथ ही वे एक डॉक्टर कैसे हो सकते हैं। एक डॉक्टर होने पर वे तकनीकी जवाबों का अंबार लगा सकते थे, पर पेशेंट होने पर वे साहित्य में ही दार्शनिक जवाब ढूंढ सकते थे। एक और सवाल उन्हें जकड़े हुए था। उनकी पत्नी लूसी जल्दी ही बेबी प्लान करना चाहती थी। इसलिए डायग्नोसिस के बाद वे दोनों स्पर्म बैंक गए जहां उन्होंने लो रिस्क हेल्दी ऑप्शन के बारे में जानकारी ली। अब उन्हें हर हाल में जल्दी बच्चा चाहिए था। अंत में उन्होंने तय किया कि इलाज शुरू होने से पहले ही कलानिधि अपने स्पर्म स्टोर करवा देंगे। बाद में लूसी इंसेमिनेशन द्वारा प्रेग्नेंट हुई। अध्याय 5। कलानिधि की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को देखा और फिर जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 2014 को उनकी बेटी एलिजाबेथ एकेडिया ने जन्म लिया। उसका एक नाम कैडी भी है। जब उसके पिता उसके जन्म लेने का इंतज़ार कर रहे थे तो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। जब लूसी लेबर रूम में थी तो बार बार अंदर बाहर होने की वजह से कलानिधि को कमज़ोरी महसूस होने लगी। हालांकि वे पहले से थोड़ा रिकवर हुए थे, पर आगे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। जब लूसी ने बेबी को जन्म दिया तो वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वे लेबर रूम में ही एक बेड पर लेट गए। जब अपने परिवार के साथ वे घर आए तो उनकी बॉडी कांप रही थी। वे बैठना, पढ़ना और खाने पीने जैसे काम भी सहारे बिना नहीं कर पा रहे थे। जब कैडी 5 महीने की हुई और क्रिसमस आया तो कलानिधि का कैंसर और भी बुरे हालात में पहुंच गया था। अब कैंसर पर किसी भी इलाज का असर नहीं हो रहा था, न दवाइयों का और ना ही कीमोथेरेपी का। वे ज़्यादा से ज़्यादा वीक होते गए। हालांकि वो परिवार दुख में डूबा हुआ था, फिर भी फ्रेंड्स को डिनर पर बुलाना, कैंडी के साथ खेलना जैसे तरीकों से वे दिल बहला रहे थे। फरवरी के अंत तक कलानिधि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे थे, यहाँ तक कि उनका खाना भी छूट गया था। हॉस्पिटल में हुए स्कैन से पता चला कि कैंसर ना सिर्फ उनके लंग्स तक फैल गया है, बल्कि उनके ब्रेन में भी ट्यूमर्स हो गए हैं। उन्हें पता था कि इसका असर दिमाग पर इतना गहरा होगा कि वे तर्कपूर्ण तरीके से ना सोच पाएंगे और ना ही जीवन का अर्थ ढूंढ पाएंगे। जब लूसी 8 महीने की हो गई तब कलानिधि को सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां सबको पता था कि वे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। वहां उन्हें ब्रीदिंग सपोर्ट पर रखा गया, जो कि केवल अस्थायी समाधान था। उन्हें पता था कि एक बार वेंटिलेटर पर आने के बाद वे कभी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद को लाइफ सपोर्ट पर ही रखा। उन्हें पता था कि उनका जीवन अर्थ खोता जा रहा है और अब इस तरह जीने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। उन्हें ब्रीदिंग सपोर्ट के साथ साथ दर्द का एहसास कम करने के लिए मॉर्फिन भी दी गई। एक एक करके लोग आए और उनके सम्मान में स्नेह भरी बातें करने लगे। 9 मार्च 2015 को मात्र 37 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। दुखों के सागर में डूबी लूसी उनके साथ बिताए वो
आखिरी महीने याद करती कि वे कितने स्नेह और विश्वास से भरे थे। जैसे जैसे मौत करीब आ रही थी, वे दोनों और करीब आ रहे थे। उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा था जब सालों पहले वे मिले थे। उनका परिवार भी एक दूसरे को सहारा दे रहा था। कलानिधि के पेरेंट्स और भाई हॉस्पिटल में लूसी और कैंडी का सहारा बने हुए थे। वे वहाँ कई विषयों पर हल्की फुल्की बातें करते, जोर से किताब पढ़ते, उनकी माँ के हाथ का बना भारतीय डोसा खाते। अंत में लूसी को महसूस हुआ कि उन्हें अपने पति की अधूरी मैन्युस्क्रिप्ट प्रकाशित करवानी चाहिए। हालांकि कलानिधि ने जैसी उम्मीद पहले की थी उस तरह तो वे अपनी किताब नहीं लिख पाए, लेकिन बुरी सेहत के बावजूद भी वे इसे पूरा करने की कोशिश में लगे रहे। इस किताब में बयां है कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती मौत का सामना किया। लूसी को विश्वास था कि इसी किताब के सहारे कलानिधि की आखिरी इच्छा पूरी होगी। वे न सिर्फ लोगों को ये समझाना चाहते थे कि सभी मौत को जिंदगी का एक हिस्सा माने, बल्कि मौत सामने भी हो तो बाकी जिंदगी को पूरी शिद्दत के साथ जिएं। कुल मिलाकर साहित्य के प्रशंसक और न्यूरोसर्जन होने के नाते पॉल कलानिधि ने जीवन और मृत्यु को बेहद करीब से जाना, दोनों के अर्थ पर चिंतन किया। उनकी कहानी एक ऐसी मुग्ध कर देने वाली कहानी है जो मानवता, नैतिकता और अर्थ को नए आयाम देती है।